नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आपको फरवरी 2022 याद है? योगेंद्र यादव ने एक खुलासा किया था एक यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत करते हुए। खुलासा ये था कि साहब, उत्तर प्रदेश के लिए हमने तो जमीन तैयार कर दी थी, बुलडोजर भी चला दिया था, पिच तैयार कर दी थी, बैटिंग तो अखिलेश यादव को ही करनी थी, फील्डिंग तो उन्हीं को करनी थी। हमने तो उनके लिए पिच तैयार कर दी थी। वो कौन सी पिच की बात कर रहे थे? वो जो दिल्ली में 13 महीने का इन्होंने किसानों के नाम पर किसान संगठनों के जरिए, पंजाब की जत्थेबंदियों के जरिए, हरियाणा के किसान संगठनों के जरिए और राकेश टिकैत और नरेश टिकैत और कुछ दूसरे किसान संगठनों को इकट्ठा करके जो 13 महीने तक आंदोलन चलाया था, उसको ये कह रहे थे कि हमने तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर दी थी। अगर वो ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्हीं योगेंद्र यादव का एक और इंटरव्यू आज सामने आ गया है और ये हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार के अगले दिन इनका खुलासा हुआ है, इनके जबान से खुलासा हुआ है। इन्होंने एक तरीके से भंडाफोड़ किया है इस बात का कि बड़ी उम्मीद से थे कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और उसके बाद तो पंजाब से चलेंगे, सारी जत्थेबंदियां पंजाब से चलेंगी, हरियाणा में कोई उनको रोकेगा नहीं और दिल्ली में आकर के मोदी सरकार की नाक में दम करेंगे। मुकेश कुमार हैं जिन्होंने इनसे इंटरव्यू किया है अपने चैनल के लिए और इन्होंने क्या क्या कहा है जरा एक बार सुन लेते हैं। मैं ऑडियो सुनवाता हूं ताकि कॉपीराइट का इशू ना बने, तो सुनते हैं। किसान आंदोलन के लिए कितना बड़ा झटका है। ऐसा लग रहा था कि अगर हरियाणा में सरकार बदली तो दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा, संघर्ष और आंदोलन के लिए ज्यादा गुंजाइश बन पाएगी। ये जो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ हरियाणा में, उसे उनके लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं? देखिए, किसान आंदोलन का काम तो दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हो चुका था। यानी कि हरियाणा में 2019 में जिस तरह की बढ़त लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थी, तब बीजेपी को 58% वोट था, कांग्रेस को 28% वोट। इस बार लोकसभा चुनाव आते आते दोनों का वोट शेयर बराबर हो गया। इनफैक्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 1% बढ़ गया। इसका प्रमुख कारण तो किसान आंदोलन ही था। जमीन तो बदल दी, लेकिन उसको अंत में वोट में कन्वर्ट करने का काम तो पार्टी का होता है। वो काम में मेरे ख्याल में सफल नहीं रहे। और हाँ, इसका असर ये जरूर होगा कि जो किसान आंदोलन की वो समझ थी कि भाई अब हम पंजाब से मार्च करना शुरू करेंगे, अब हमें दिल्ली में रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं, तो नहीं, रास्ते में रोकने वाला है और उससे झटका लगेगा। और किसान आंदोलन को एक चीज पर किसान आंदोलन तो चुनाव लड़ नहीं रहा था, लेकिन किसान आंदोलन जो कुछ प्रभावी दमदार किसान जातियों के हाथ में आ जाता है, उसके बारे में सोचना होगा कि एक व्यापक सहमति किसान आंदोलन कैसे समाज में बना। योगेंद्र यादव मुकेश कुमार से इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाती तो फिर इन्हें दिल्ली तक आने से रोकने वाला कोई नहीं होता। यानी ये धड़धड़ाते हुए पंजाब से चलते और दिल्ली में आकर के अराजकता फैलाते, जैसे वो 13 महीने के उस आंदोलन में इन्होंने दिल्ली को एक तरीके से बंधक बना करके रख दिया था। और ये जो शंभू बॉर्डर पर ला करके बैठाए थे फरवरी में लोकसभा चुनाव से पहले, इनका इशारा उनकी तरफ है
कि चूंकि शंभू बॉर्डर तक वो आ गए थे तो हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जिनकी हरियाणा में भी सरकार थी और दिल्ली में भी सरकार है, उन्होंने उनको पंजाब में ही रोक दिया। तो इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। ये लोकसभा चुनाव से पहले जो दिल्ली में आकर के रायता फैलाना चाहते थे, वो इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। एक और इनका वीडियो सुनवाता हूं मैं आपको, ये तो विजुअल ही सुनवाता हूं। किसी जगह ये हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं भाषण में, जरा सुनिए। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? सुन लिया आपने। और ये अपने आप को विश्लेषक बताते हैं, भविष्यवक्ता बताते हैं कि मैं एक दौर में विश्लेषक हुआ करता था और बताता था कि क्या हवा चल रही है, किसकी हवा चल रही है। लेकिन साहब हरियाणा ने तो ऐसा पटका, ऐसा कांग्रेस को एक तरीके से उसके मंसूबों पर पानी फेरा कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो भी चुप्पी साधे हुए है। अब तो कह रही है जी ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, कुछ मैनिपुलेशन थी, कुछ ईवीएम की जो बैटरी चार्ज थी वो करीब करीब 90-95% थी। बहुत सारी ऐसी भी थी ईवीएम जिनकी बैटरी 70-75% बची हुई थी। जो 70-75 बची हुई थी उनमें तो कांग्रेस जो है वो जीती है, और जो 95% जिनकी बैटरी बची हुई थी उनमें कांग्रेस हार गई है। तो हम चुनाव आयोग जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में इनको कोई भी ईवीएम की बैटरी 90-95% रही हो तो भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनको बहुमत मिल गया है। हरियाणा में भी अगर इनको बहुमत मिल जाता तो ये ईवीएम की तरफ देखते भी नहीं कि किस ईवीएम में कितना बैटरी बची हुई है। तो जब जब चुनाव हारते हैं तो इनकी तिलमिलाहट जो है वो सामने आनी शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कल ही एक जगह कहा है कि पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस, जातियों के नाम पर हिंदुओं को भिड़ाना चाहती है, मुसलमानों की जातियों की बात नहीं करती है। ये लगातार राहुल गांधी को देख लीजिए, इनके प्रवक्ताओं को देख लीजिए, ये केवल हिंदुओं की जो जातियां हैं उनकी बात करती है, मुसलमानों में भी जातियां उनकी बात नहीं करती है। तो जो इनके मंसूबों पर पानी फिरा है कि साहब हरियाणा में हार गए, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, इसके बावजूद कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई, वो 37 पर अटक करके रह गई। और भारतीय जनता पार्टी को हिस्टोरिक मैंडेट मिला हरियाणा की जनता से। 2014 में भी उनको इतना मत प्रतिशत और इतनी सीटें नहीं मिली थी। 2019 में तो खैर 40 ही रह गई थी, इस बार उनकी 48 सीटें आई। तो इसके बाद इन्हीं योगेंद्र यादव ने एक वीडियो जारी किया, और ये वीडियो इन्होंने जारी किया साहब बुधवार को, रिजल्ट आने के एक दिन बाद। और इस वीडियो पर जरा चर्चा करते हैं कि इन्होंने कहा क्या क्या है, सुनते हैं।
चुनाव परिणाम, खासतौर पे हरियाणा के चुनाव परिणाम को देख के आज सुबह से मैं हैरान, और आज शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद थोड़ा परेशान भी हूं। चारों तरफ से दोस्तों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ये क्या हुआ? सच बताऊं, मुझे पूरी तरह पता नहीं क्या हुआ। पिछले 1 महीने से मैंने कहा कि मैं इलेक्शन भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा सीटों की, लेकिन मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, भाषण दे रहा हूं इस मान्यता के आधार पे कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है। मैंने 1 से ज़्यादा बार कहा कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अब हवा है, आंधी है, उससे ज़्यादा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था। ना हवा, ना आंधी, ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। जितने लोगों ने घूम के देखा, उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने कहा, और बीजेपी का समर्थक भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आने वाली है। बहस सिर्फ इस पे होती थी कि कांग्रेस कितना आगे रहेगी। पिछले 2 बार में, 2014 में, 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट मिले हैं, विधानसभा चुनाव में 4 महीने बाद उसके वोट हमेशा गिरे हैं। अपेक्षा थी कि इस बार भी ऐसा होगा। हम ग्राउंड पे घूमे, हमारे कई साथी मिलकर ग्राउंड पे घूमे, देखा, साधारण लोगों से बात की, क्योंकि ऐसा किए बगैर मैं अपना मुंह नहीं खोलता हूँ। साधारण लोगों से बात की, और हमारा अनुमान उसके बाद भी ये था कि हाँ, जमीन पे तो यही दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अप हुई है, बीजेपी डाउन हुई है, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस का मेजॉरिटी में आना स्वाभाविक था। क्या कह रहे हैं ये कि बिना आम जनमानस से बात किए तो मैं अपना मुंह खोलता ही नहीं हूं। इनका मुंह लोकसभा चुनाव से पहले भी खुला था, और इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो 140-45 पर सिमट जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंची? 240 पहुंच गई। ये कह रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले कि ये 400 की बात कर रहे हैं मोदी जी। अगर 300 के आसपास भी सिमट गई तो लोग जो हैं इन पर हंसेंगे। इस तरह की बातें कर रहे थे ये लोकसभा चुनाव से पहले भी, और ये भी दावा कर रहे थे कि मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। सरकार भी बन गई। आगे सुनते हैं इन्होंने क्या कहा है। जैसा मैंने कहा, जितने भी रिपोर्टर, एडिटर, संवाददाता, जिसने भी बोला, जिसको भी मैंने सुना या पढ़ा, एक भी नहीं मिला। आप आज भी पलट के देख लीजिएगा, अगर एक भी व्यक्ति ने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आ सकती है। तमाम एग्जिट पोल ने भी यही कहा। एक भी एग्जिट पोल नहीं है जिसका न्यूनतम वाला जो आंकड़ा है वो भी कहता हो कि कांग्रेस 45 से नीचे जा सकती है। मगर ये सब गलत हो सकते हैं, हम तो गलत हो ही सकते हैं, इंसान है, गलती हो सकती है। एग्जिट पोल तो गलत होते ही हैं, मैंने खुद ही साबित किया कि गलत है। मगर आज शाम को जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस में वहाँ के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रमाण दिए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रमाण मैंने खुद देखा है, वो है नारनौल, महेंद्रगढ़ जिले में। कांग्रेस ने कहा है ऐसी ही सूचनाएं उनके पास हिसार से भी हैं, पानीपत से भी हैं, और कहा है कि कल तक वो इस सारी सूचना को सार्वजनिक करेंगे। आरोप ये है कि कुछ काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसे ईवीएम मिले जिसमें 99% बैटरी पाई गई खुलने के बाद। अब इतने घंटे काम करने के बाद 99% बैटरी क्यों थी? और जिन बैटरीज में 99% बैटरी पाई गई, वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब थी अपेक्षाकृत दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरे ईवीएम के, जहां बैटरी कम थी। देख रहे हो इन लोगों की चालबाजी। फिर ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ना और ये साबित करने की कोशिश करना कि जैसे ईवीएम के जरिए मैनिपुलेशन हो सकती है। ये जो चुनावी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर हारने के बाद ये आरोप लगाना शुरू करते हैं, ये सबसे निचले स्तर की गिरी हुई हरकत है।
किसी राज्य में अगर चुनाव जीत रहे हैं तो इनको कोई शिकायत नहीं है, डेमोक्रेसी भी बुलंद है वहां पर, लोकतंत्र भी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हारते हैं वैसे ही इनको नारनौल से भी दिक्कतें होने लगती है, वहां से भी शिकायत, हिसार से भी शिकायत, पानीपत से भी शिकायत, ढिमकाने से भी शिकायत। ये आलम है इन लोगों का, ये किस तरीके से चैलेंज करते हैं हमारी डेमोक्रेसी को और हमारे संस्थानों को। मतलब अनकहा आरोप ये है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया है। अभी गंभीर आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सच है, हमारे पास अभी कोई प्रमाण। क्या कह रहे हैं? ये गंभीर आरोप है, पर मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सच है। मतलब आप गंभीर आरोप भी बता रहे हैं और उसी मुंह से कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सच है। इनकी चालबाजियां देखिए, ये लोग कितने शातिर किस्म के लोग हैं और किस तरह की बातें करते हैं। ये इतना नहीं है उसको जांच करने का। चुनाव आयोग का जवाब भी मैंने पढ़ा, वो इतना टेक्निकल है कि मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, बैटरी और ये सब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मामला अगर बैटरी का और टेक्निकल आपको समझ नहीं है तो आप यहाँ बैठ करके बात क्यों कर रहे हैं उस पर? लेकिन बात करनी जरूरी है इनकी, क्योंकि ये किसी को एड्रेस कर रहे हैं। किनको एड्रेस कर रहे हैं आप बहुत बेहतर तरीके से जान और समझ सकते हैं। गंभीर है, जिसकी जांच होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि इस सब के बारे में देश को आश्वस्त करे। यानी आप चुनाव आयोग पर रोजाना आरोप लगाइए बैठ करके, और चुनाव आयोग का काम बस ये है कि आपको सफाई पेश करता रहे। चुनाव फेयर हो, निष्पक्ष हो और जनता को दिखे कि निष्पक्ष है। दोनों जहां इनको जीत मिलती है, जहां इनकी सरकार आ जाती है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो या जम्मू कश्मीर हो, वहां तो फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हार जाते हैं वहां अनफेयरनेस इनको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों जरूरी है। ये चुनाव आयोग कुछ समय से ऐसे काम नहीं कर रहा है, जनता के सामने पूरी स्थिति साफ करना। लोकसभा चुनाव के अंदर भी जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए, दोनों में अंतर था। चुनाव आयोग ने आज तक स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो चुनाव आयोग से इतना मेरा अनुरोध है, हो सकता है आपकी बात सही हो सकता है अभी से कांग्रेस की बात पे विश्वास ना करें, लेकिन चुनाव आयोग जनता के सामने पूरे तथ्य रखे। ये जनता सवाल उठा रही है या कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है या योगेंद्र यादव सवाल उठा रहे हैं? जनता ने तो अपना मैंडेट दे दिया, और जनता ने तो लोकसभा चुनाव में भी मैंडेट दे दिया। तीसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को रिजेक्ट किया है लोकसभा चुनाव में, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना है। यहां भी हरियाणा में भी हिस्ट्री क्रिएट हुई है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो सवाल कौन उठा रहा है? जनता तो कोई सवाल नहीं उठा रही। जनता ने तो नहीं कहा कि गलत जनादेश हो गया है, गलत वोटिंग हुई है या भाई कोई छेड़छाड़ हुई है। ये तो कांग्रेस को आग लगी हुई है, इनको परेशानी है। चुनाव आयोग अपना काम करेगा, लेकिन हम भी अपना काम करें। हम भी सोचें, एक क्षण के लिए मान लें कि जो परिणाम आया है वही है। हैरानी हुई शायद इसलिए कि हो सकता है हम गलत हुए, तो हम सोचें कि क्या गलती हुई होगी, सोचें कि ये परिणाम क्यों आया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुकाबला करने के लिए जितना काम करने की जरूरत थी, विचार में, जनता के बीच में, वो सब काम हुआ? आज के परिणाम से किसान आंदोलन का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता। किसान आंदोलन की वजह से ही कांग्रेस मैदान में थी। ये देखिए इनकी चालाकी। अब ये कांग्रेस नेतृत्व को ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो 2020-21 से लगातार किसान आंदोलन चलवाया है और उसी की वजह से आप मुकाबले में दिखाई दे रहे थे हरियाणा में। अगर हम वो किसान आंदोलन नहीं चलाते, यानी आपके लिए पिच तैयार नहीं करते, आपके लिए ये सब नहीं करते, तो आप तो
मैदान में भी दिखाई नहीं देते, कहीं दिखाई ही नहीं देते। और आप तो आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला भी करने की स्थिति में नहीं होते। यानी ये अभी से बहुत चालाकी के साथ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को और जितने भी इस समय कांग्रेस के रणनीतिकार हैं कि साहब हमें बनाए रखिएगा, किसान आंदोलन को आगे जारी रखिएगा, उसकी संभावनाएं खत्म मत कर देना कि भाई इतना खर्च करने के बावजूद, इतना ये सब कवायद करने के बावजूद कोई फायदा नहीं मिला इस किसान आंदोलन से। ये बहुत चालाकी से ये चीज कह रहे हैं अपने वक्तव्य में। उतने जो परिणाम हुआ उसके कारण ही कांग्रेस, जो कि 30% पीछे थी 2019 में, वो कांग्रेस मैदान में थी। लेकिन जो कुछ दूसरी चीज करनी थी वो क्या हुई? क्या जनता के मन में ये शंका रही कि भाई कांग्रेस आएगी तो इसका मतलब है एक जिले का राज, एक जाति का राज, एक परिवार का राज? क्या इसका समाधान, इस आशंका का निर्मूलन हुआ? यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी अटैक कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही परिवार का और उन्हीं का वर्चस्व कायम हो जाएगा, उन्हीं की सरकार होगी, उन्हीं की चलेगी और बाकी जो हैं वो पिछड़ जाएंगे। क्या चुनाव में उस तरह की चुस्ती हुई जो कि होनी चाहिए थी? कांग्रेस के अलावा जन संगठनों को जितना काम करना चाहिए था, क्या हमने उतना वो काम किया? मतलब कि जो चुनाव आयोग के सवाल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज के इस नतीजे से हमारी चुनौती और गहरी होती है। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इन सब चुनाव में पहले से भी ज़्यादा और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हरियाणा में चुनाव का जो भी कारण रहा हो, जो भी वजह रही हो, अब उसे बीजेपी को वाइट वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये दिखाया जाएगा कि बीजेपी को कोई धक्का पहुंचा ही नहीं था, ये जो लोकसभा चुनाव में हुआ तो कोई बात ही नहीं थी। अब वापस स्थिति वैसे ही आ गई है और इस सरकार का दमनकारी चरित्र वैसे ही आगे बढ़ेगा। इसलिए अब महाराष्ट्र में और झारखंड में और शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, लेकिन हम सब की भी जिम्मेवारी है। जिस सरकार ने इन पर कोई दमन चक्र चलाया ही नहीं, उस सरकार पर ये यहाँ बैठ करके आरोप लगा रहे हैं कि इनका अब हरियाणा में जीतने के बाद दमन चक्र चलेगा। तो मेरी तो मोदी जी को सलाह है, मोदी जी सारा खुलासा हो चुका है, ये खुद ही भंडाफोड़ कर रहे हैं। मुकेश कुमार के साथ इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार होती फिर तो पंजाब की जत्थेबंदियां वहां से चलती और दिल्ली तक रोकने वाला उनको कौन था। और इससे पहले भी अखिलेश यादव की हार के बाद, उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद 2022 में कह चुके जी हमने तो पिच तैयार कर दी थी, ये तो अखिलेश यादव ही बैटिंग नहीं कर पाए। और अभी भी कह रहे हैं बैठ करके कि साहब ये कांग्रेस की ही इस स्तर पर कोई कमी रह गई है। किसान आंदोलन ने तो पूरा माहौल बना दिया था और मत प्रतिशत भी कांग्रेस के बढ़ा दिए थे। और दो और लोगों के मैं आपको दे दूं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो इन्हीं के बैठाए हुए थे उस 13 महीने के आंदोलन में, ये पिहोवा से लड़ रहे थे। पिहोवा में इनको मिले हैं 1170 वोट। तो ये इनकी हैसियत है, ये इनकी औकात है। और राकेश टिकैत का भी एक बयान आया है, ये कह रहे हैं कि समझ से परे है राजनीति का मकड़जाल, हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत पर बोले राकेश टिकैत। यानी ये जो आंदोलन जीवी हैं, हरियाणा में जो जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद से सदमे की स्थिति में हैं, बेहद परेशान हैं। और कांग्रेस क्या चाहती थी और ये लोग क्या चाहते थे, उस पर तो हरियाणा की जनता ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया, इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें।
अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।